हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का 4th लेक्चर है। इसमें आज हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो आप लोग उसमें पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें। तो हेडिंग डालें जरा, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। देखिए, अगर किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है और इसमें एयर या कोई भी फ्लूइड v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, इसका एरिया a है, ठीक। तो जो वेलोसिटी फ्लो रेट है उसको जो हम वेलोसिटी और एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल V से भी कहीं कहीं लिखते हैं, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये कोई सरफेस ले लें, कोई भी टाइप का बुक ले लें अपनी, तो ये सरफेस है ऐसे और इसमें एयर ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये वाला एरिया ले लो और ये वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या बनेगी? ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनेगी मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। एरिया का बारे में ध्यान रखना कि एरिया को वैसे जनरल आप मैकेनिक्स में उधर स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन बहुत जगह इसको वेक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब वेक्टर की तरह यूज करेंगे तो एरिया का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे ये कोई सरफेस है, तो ये सरफेस है, तो एरिया का डायरेक्शन है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी जिधर ऑब्जर्वर होगा, आप समझ गए ना। जैसे ये इधर से देखेंगे तो इस तरफ होगा, अपवर्ड से देखेंगे तो ऊपर की तरफ, यहाँ से देखेंगे तो इधर, समझ गए ना, ऑब्जर्वर की तरफ। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो आपका एरिया है, मान लीजिए वो तो ऐसा ही है और वेलोसिटी इस तरफ हो और एरिया का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। आप एरिया का डायरेक्शन समझ गए ना। जैसे इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो एरिया तुम्हारा ये कोई कॉइल या कोई भी वो है ऐसे, तो इधर को डायरेक्शन, समझ गए ना। और एयर फ्लो इधर को हो रही है, ठीक। ऐसे में जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा Q, हम V भी लिख सकते हैं, कैपिटल VA cos थीटा लेंगे, यानी कि कंपोनेंट कर देंगे। कौन सा कंपोनेंट? इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करिए एरिया के डायरेक्शन में, और ये एंगल किसके बीच में है? वेलोसिटी और एरिया के बीच में, ठीक। एरिया ध्यान रखें परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। समझ में आ रही बात? जैसे हमने ये अभी बुक ली है कोई, ये लेके ली कॉपी, इधर एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, नीचे से देख रहे हैं तो इधर को होगा। अब देखो दूसरे केस में, मान लीजिए आपका ऐसे सरफेस है और एयर वगैरह या वाटर वो फ्लो हो रहा है, वो ऐसे है, तो फिर इसके दो कंपोनेंट कीजिए वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट इसके अलोंग और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? तो ये वाला कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी फ्लो रेट में, ठीक। इसी को आगे 12th में एक क्वांटिटी आती है फ्लक्स, उससे डिफाइन करते हैं, वहां पर इससे उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक। अगर आप डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में देखेंगे तो ये V डॉट A आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, वेलोसिटी और इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है ना, ठीक है ना, समझ गए होंगे ना। ये दोनों एरिया हमने प्लेन लिए हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कोई सरफेस कर्ड हो, जैसे मान लीजिए ये सरफेस कर्ड है और वेलोसिटी आपको अलग अलग डायरेक्शन में दी हुई है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो एरिया का DA, ठीक। और वेलोसिटी मान लीजिए आपकी इस तरफ है और ये एरिया का डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, तो ऐसे में जब हम लिखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट को, तो आपका वेलोसिटी इनटू DA, और स्मॉल पार्ट है इसलिए DQ लिख दिया, ठीक। टोटल कितना होगा वॉल्यूम फ्लो रेट? इंटीग्रेशन V डॉट DA, इसमें आप वेक्टर लगा दें, ये टोटल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी कोई वेरिएबल चीज होगी और जब मान लीजिए वेलोसिटी अलग अलग है हर जगह, तो फिर यह एरिया आपका यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है,
तो फिर छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया dA, और वहां पर देखा कि वेलोसिटी इस तरफ है, एरिया का डायरेक्शन ये ले लिया परपेंडिकुलर, ठीक। वैसे यूनिट वेक्टर n से दिखा दिया जाता है कहीं कहीं एरिया का डायरेक्शन, हम एरिया यहाँ पर दिखा दे रहे हैं और वेलोसिटी यहाँ पर। तो समझ गए होंगे बात आप, ये एरिया का या dA का डायरेक्शन। ऐसे में आप डॉट प्रोडक्ट कर दें इन दोनों का तो निकल आएगा स्मॉल पोर्शन के लिए, और टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि सम करना सबके स्मॉल पार्ट का। अगर क्लोज्ड सरफेस होगा तो यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन आता है, वो यूज नहीं होगा अभी आपके यहाँ, यूज तो आपके यहाँ केवल ये फार्मूला होगा, समझ गया ना। यानी वेलोसिटी और एरिया का मल्टीप्लिकेशन केवल ही यूज होगा। तो फार्मूला आप नोट कर लें, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये केवल आप समझ लें कि साइन है क्लोज्ड इंटीग्रेशन का, ये सर्किल बना देते हैं बीच में। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि जैसे स्फेरिकल बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, क्लोज्ड हो चारों तरफ से, ठीक है ना। बाकी इसका डिटेल फ्लक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो बस इतना पॉइंट ध्यान रखें कि वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, समझ गए ना। तो केवल इतना सफिशिएंट है, ध्यान रखना। बाकी डॉट प्रोडक्ट वगैरह इनको समझ में आना चाहिए। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लिखिए, इन केस ऑफ स्टीडी फ्लो, इन केस ऑफ स्टीडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल, इन केस ऑफ स्टीडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल and non-viscous fluid, in case of steady flow of incompressible and non-viscous fluid through a pipe, through a tube लिख दो, through a tube of non-uniform cross section, through a tube of non-uniform cross section, non-uniform cross section, the product of area of cross section the product of area of cross section and the velocity of flow, ये प्रोडक्ट ही वॉल्यूम फ्लो रेट है। The product of area of cross section and velocity of flow is same at every point, is same at every point in the tube, it's same at every point in the tube। इसका मतलब है कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने ये कोई ट्यूब ले ली, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ एरिया A2 है, वेलोसिटी यहाँ पर V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। प्रेशर जो है हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, यहाँ प्रेशर P1 इधर होगा, यहाँ पर प्रेशर P2 इधर होगा। हालांकि प्रेशर का अगले में आएगा काम, A1 V1 और A2 V2 लिख लें आप। लिखा, एक पॉइंट यहाँ पर ये जहां पर वाटर एंटर कर रहा है ये बी ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ जहां निकल रहा बाहर ये सी ले लिया, ठीक है। अगर प्रेशर इसमें नहीं भी बनाएंगे इस डेरिवेशन में तो कोई बात नहीं है, A1 B1 और A2 B2 बना लें, A1 B1 और A2 B2 लिखिए। बना लिया डायग्राम, लिखिए, कंसीडर ए लिक्विड
flowing through a tube. Consider a liquid flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area. Consider a liquid flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area. Let A1 and A2 यहाँ पर आपने स्मॉल ए लिखा है, चलो ठीक है, वहां लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, let A1 and A2 be the area of cross section at points B and C. जो पाइपलाइन है, जो ट्यूब है, उसके दो पॉइंट पर एरिया है A1 और A2. स्मॉल लेटर बनाए, कैपिटल बनाए, A1 A2 कैपिटल बनाए हैं. तो फिर यहाँ डायग्राम तुमने भी बनाया कैपिटल, तो यहाँ डायग्राम में भी कैपिटल बनाओ, फिर वहां स्मॉल नहीं बनाना. लिखा, इफ V1 is the velocity of liquid at point B, if V1 is the velocity of liquid at point B, then volume of liquid flowing per second. Let V1 is the velocity of liquid at point B, then volume of liquid flowing per second through the tube at B will be A1 V1. ठीक है ना, वॉल्यूम इतना होगा ना पर सेकंड, A1 V1. ठीक. If ρ1 is the density of liquid, if ρ1 is the density of liquid at point B, ρ1 is the density of liquid at point B, then mass of liquid flowing per second, then mass of liquid flowing per second at point B will be V1 A1 ρ1. इतना मास एंटर करेगा बी पर. ये समझ गए होंगे, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वॉल्यूम पर सेकंड था, इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो मास पर सेकंड हो गया. इतना मास यहां से एंटर करेगा और इतना ही यहां से बाहर निकलेगा अगर इनकम्प्रेसिबल होगा. ठीक है ना, सिंपल डेरिवेशन है, फिर भी पूछ लेते हैं. लिखा, सिमिलरली mass of liquid flowing per second at point C will be कितना होगा, V2 A2 ρ2. बाद में ρ1 ρ2 इक्वल कर देंगे क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है. कहीं कहीं डेरिवेशन में डेंसिटी पहले ही सेम ले ली, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, बाद में इक्वल कर लेंगे. लिख लिया, इतना मास एंटर करेगा, इतना निकल रहा मान लिया. ठीक, आगे लिखा है, एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, hence liquid entering in the tube per second at B must be equal to liquid entering per second at B must be equal to liquid leaving out per second at C. लिखा,
एंड रो 1 इज इक्वल टू रो 2, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, एंड रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो क्या होगा B1 A1 रो 1 इज इक्वल टू V2 A2 रो 2, और रो 1 रो 2 के इक्वल है, इसलिए B1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, यानी जितना वॉल्यूम फ्लो रेट एंटर करेगा उतना ही वाटर बाहर हो जाएगा। A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। इस पर न्यूमेरिकल होते हैं छोटे छोटे, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी कम, ठीक है ना। पाइपलाइन में जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस एरिया, V वर्सेस एरिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि AB इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, समझ गए होंगे, जितना एंटर करेगा वाटर उतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, पर सेकंड। तो ग्राफ में AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा कंजर्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है फ्लूइड मैकेनिक्स, नीचे नोट कर देना। दिस इक्वेशन this equation express the conservation of mass in fluid mechanics. This equation express the conservation of mass in fluid mechanics. ये कंजर्वेशन जरूर ध्यान रखना, बहुत छोटा डेरिवेशन है, जितना मास पाइप में एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही लीक हो जाए, निकल जाएगा दूसरे साइड से। कोई अंदर सोर्स और सिंक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर कहीं से प्रोड्यूस हो रहा हो, टैप लगा हो अंदर, ठीक है ना, तभी तो जितना एंटर करेगा निकलेगा, नहीं तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, कोई सोर्स और सिंक नहीं, ठीक, लिख दिया कंजर्वेशन आप। ये अगर शार्ट में हम आप देखें तो ये प्रैक्टिकली जितना dm बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मास जितना एंटर करेगा पर सेकंड कांस्टेंट रहेगा, है ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं रो dv बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो को हटा दें तो ये बन गया dv बाई, ये v वॉल्यूम है ध्यान रखना, कांस्टेंट, ये बन गया मैथमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन। नीचे पॉइंट डाल के लिख देना, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं आप, dv बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट। वैसे तो बहुत कॉमन चीज है, किसी पाइप में जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही तो बाहर जाएगा, तो कॉमन चीज है बहुत, उसको मैथमेटिकली लिख दिया AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, पर सेकंड जितना एंटर करेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, एनर्जी पजेस्ड बाई द फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी पजेस्ड बाई द फ्लोइंग लिक्विड। जब किसी पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल तो होगी, क्योंकि फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल भी होती है, हाइट के साथ होगी हर बॉडी में, एक और इसमें होती है प्रेशर एनर्जी। तो लिखा है एनर्जी, लिखी है ए लिक्विड एलिमेंट, हेडिंग डाल दी, एनर्जी पजेस्ड बाय द फ्लोइंग लिक्विड, फिर नीचे लिखना ए लिक्विड एलिमेंट इन मोशन, ए लिक्विड एलिमेंट इन मोशन possesses three kinds of energy. A liquid element in motion possesses three kinds of energy. नंबर 1 लिखें, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखिए, ये लिक्विड एलिमेंट ऑफ मास m, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी लिखिए, ए लिक्विड एलिमेंट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ए लिक्विड एलिमेंट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इसी में हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी,
ठीक, उसी में है आर्टिकल में, ठीक है ना। एक फॉर्म ये जरूरत पड़ेगी, एक इसकी, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये होगी केवल हाफ वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, हमने सीधे डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लिखिए, लेट द लिक्विड एलिमेंट ऑफ मास m, लेट द लिक्विड एलिमेंट ऑफ मास m be at a height h above the ground, be at a height h above the ground। तो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक फॉर्म ये, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, रो डेंसिटी हो गई, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास सिंपली जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। एक और एनर्जी होती है फ्लोइंग लिक्विड में, वो होती है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर की वजह से ही लिक्विड में जो है वो फ्लो होता है, प्रेशर एनर्जी, लिखिए, तीसरी हेडिंग डालें, प्रेशर एनर्जी। देखिए, इफ P इज द प्रेशर, if P is the pressure on an area A of a liquid, if P is the pressure on an area A of the liquid, लिखा, move through a distance L, move through a distance, move through a distance L due to its pressure, due to its pressure, then pressure energy of liquid, then pressure energy of liquid इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी वर्क डन होगी ना प्रेशर से जो होगा, प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस एल ले ले रहे हैं हम, PAL। अब वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का, वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक। तो जो प्रेशर एनर्जी है वही वर्क डन होगा, जो वर्क डन हो रहा है प्रेशर की वजह से, प्रेशर अगर P है तो एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ गया, डिस्टेंस L मूव किया, और ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ, प्रेशर के, सिंपली प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखें, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू AL, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू AL, हेंस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो PAL में AL को डिवाइड कर दें तो प्रेशर के इक्वल, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो खुद प्रेशर के इक्वल होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेल्फ प्रेशर के इक्वल होती है। अब आप हेडिंग डालें बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ये नोट कर लिया, हेडिंग डालें बर्नौली थ्योरम,
BERNOULLI, BERNOULLI, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के लिख दें, बर्नौलीज थ्योरम। ये जो तीनों टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये तीनों कांस्टेंट होती हैं। लिखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, सब में लिखा जाएगा ये लैंग्वेज, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड in steady flow through a pipe remains constant provided there is no source or sink of the fluid along the length of pipe, provided there is no source or sink of the fluid along the length of pipe। ये जो तीनों टाइप की एनर्जी है, ये हमने वहां नहीं लिखा है, लेकिन तो आपने जब पहला स्टेटमेंट लिखा ना, तो टोटल एनर्जी, तो उसमें ब्रैकेट में चाहे वहां पर ऊपर दे दो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, शार्ट में लिख देना, उसी के ब्रैकेट में दे दें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक को शार्ट में KE और पोटेंशियल एनर्जी PE, तीनों टाइप की एनर्जी लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, विस्कोसिटी नहीं मानी गई है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फॉर पर यूनिट मास वी कैन राइट, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं पेपर में, फॉर पर यूनिट मास चेक करें ये पर यूनिट मास में है कि नहीं है। हमने काइनेटिक में मास डिवाइड कर दिया, यहां मास डिवाइड कर दिया mgh में, और आपने प्रेशर एनर्जी क्या लिखी थी, पर यूनिट वॉल्यूम। किसके इक्वल होती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर के इक्वल। तो डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हो गई, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो मास हो जाएगा ना। अभी लिखा था प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, प्रेशर के इक्वल P के, तो उसमें अगर डेंसिटी डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट मास हो जाएगा, ठीक है ना। आप पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यानी इसी एनर्जी को ये हमने किस फॉर्म में लिखी है, ये आपकी जो है वो फॉर्म है पर यूनिट मास। और अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, एक और फॉर्म होती है एक्चुअली में, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किस फॉर्म में हो गई, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम डिवाइड है, हाफ mv स्क्वायर था ना। पहली बात तो ये लर्न रखो, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, खुद प्रेशर के इक्वल होती है, समझ गए बात। और ये हो गया यहाँ पर मास में आपने डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी आ गया वॉल्यूम को, तो ये किस फॉर्म में हो गई, पर यूनिट, नोट कर दें, पर यूनिट वॉल्यूम में। ये एक फॉर्म में और होती है, वो पर यूनिट हेड कहते हैं, वो लास्ट में लिखाएंगे। यानी तीनों टाइप की एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, सिंपली बर्नौली थ्योरम है। लिखे, टू प्रूव द बर्नौली थ्योरम, टू प्रूव, ये लिख लिए दोनों इक्वेशन। टू प्रूव द बर्नौली थ्योरम वी मेक फॉलोइंग एजम्पशन, टू प्रूव द बर्नौली थ्योरम
वी मेक फॉलोइंग एजम्पशन। ये डेरिवेशन बहुत आता है, 11th में करना पड़ेगा, बड़ा डेरिवेशन है। टू प्रूव द बर्नौली थ्योरम वी मेक फॉलोइंग एजम्पशन। नंबर 1, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। नंबर 1, हाँ ये नोट है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। हालांकि आपने डिफिनीशन लिखते समय ही लिख दिया है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। नंबर 2, लिक्विड इज नॉन विस्कस। लिक्विड इज नॉन विस्कस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लिक्विड इज नॉन विस्कस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लिक्विड इज नॉन विस्कस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट, फ्लो इज स्टीडी। Flow is steady and velocity of liquid is less than the critical velocity. Flow is steady and velocity of liquid is less than the critical velocity. Flow is steady and velocity of liquid is less than the critical velocity. आप क्रिटिकल वेलोसिटी कल कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, समझ गए होंगे। उसके बाद टर्बुलेंट होने लगता है। एक और पॉइंट नोट करें, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग, आराम से लिखें, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग द कर्व्ड पाथ, if the liquid is flowing along the curved path, the energy involved due to centripetal force, energy involved due to centripetal force should not be taken into account. यानी कि अगर कोई वाटर अगर सर्किल में फ्लो हो रहा होगा कर्व्ड पाथ में, ठीक, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो इसमें से एनर्जी नहीं जाएगी, उसको निगलेक्ट कर रखा है। समझ गए ना? जैसे पाइपलाइन सीधी नहीं है, कर्व्ड कर दी, ठीक, तो डेरिवेशन में एक पाइपलाइन का पार्ट ले लेते हैं। ये पार्ट हमने यहाँ पर ए ले लिया पॉइंट कहीं पर पाइपलाइन में, और दूसरा पाइपलाइन में पार्ट बी ले लिया है। कहीं कहीं पर ये ऊपर हाइट पर दिया है, तो डेरिवेशन में हम बता देंगे क्या फर्क है। कहीं ये नीचे दे रखा है दूसरा पॉइंट, ठीक, तो इसकी हाइट हमने h1 ले ली है, और यहाँ पर इसकी हाइट सेंटर से ले ली है, h2 ले ली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये रेफरेंस लाइन है अर्थ की। पाइपलाइन जरूरी नहीं है कि अर्थ पर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग ले लिया है, ठीक। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v1 ले ली है, यहाँ पर वेलोसिटी v2, प्रेशर यहाँ पर p1 और यहाँ पर प्रेशर P2। ऐसे करके इसमें अंदर जो है वो लिक्विड फ्लो हो रहा है। बस एक पाइपलाइन बना दें, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, पॉइंट हमने ए बी ले लिए हैं, हाइट h1 h2, प्रेशर P1 और P2। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का A1 हम स्मॉल ले रहे हैं फिलहाल, A1, और यहाँ पर A2। H1 H2 हाइट ले ली। तीनों टाइप की एनर्जी लिखनी है और उनको कंजर्व करा देना है। प्रेशर से जो वर्क डन होगा वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल के। ठीक, तो डायग्राम बनाया। हाइट दिखा दें, इनिशियली ए पर H1, दूसरे पर H2, प्रेशर P1। प्रेशर याद रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटसाइड, यानी इधर का जो लिक्विड होगा वो प्रेशर इसमें ऐसे डाल रहा होगा, और जो इधर लिक्विड फ्लो हो रहा होगा वो प्रेशर ऐसे डालेगा रिवर्स। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। प्रेशर का लेक्चर होने हैं, लिखें आप अब आगे।
लिखिए, इमेजिन ए इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। इमेजिन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। Imagine an incompressible and non-viscous liquid to be flowing through a pipe. Imagine an incompressible and non-viscous liquid to be flowing through a pipe of varying cross-section. Varying cross-section. The liquid enters the pipe with normal velocity v1. Liquid enters the pipe with normal velocity v1. Liquid enters the pipe with normal velocity v1 at the end A. Liquid enters the pipe with normal velocity v1 at the end A of area A1, cross sectional है, of cross sectional area A1 and height h1, of cross sectional area A1 and height h1. लिखा, it leaves the pipe with velocity v2. It leaves the pipe with velocity v2 at the end B. It leaves the pipe with velocity v2 at the end B of cross-sectional area A2. At the end B of cross-sectional area A2 and height h2 above the reference level. Reference level ground है, above the reference level. लिख लिया। If rho is the density, if rho is the density of incompressible liquid, then by equation of continuity, the mass m of the liquid crossing any section of the pipe, the mass m of the liquid crossing any section of the pipe per second, the mass m of the liquid crossing any section of the pipe per second is given by A1 V1 rho is equal to A2 V2 rho is equal to m. तो A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to m by rho, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to m by rho। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, let P1 and P2 be the pressure, let P1 and P2 be the pressure due to liquid at the end A and B, capital A and B, capital. Let P1 and P2 be the pressure due to the liquid at the end A and B. Liquid moves from end A to B under the action of, liquid moves from end A and B, liquid moves from the end A to B under the action of pressure difference P1 minus P2. Pressure difference P1 minus P2 under the action of pressure difference P1 minus P2. Then by energy conservation principle,
then by energy conservation principle, work done by pressure energy conservation principle, the work done by pressure energy of liquid, work done by pressure energy of liquid must appear as the increase in potential energy and kinetic energy of liquid. Increase must appear as increase in pressure energy and kinetic energy of the liquid. इसे अंडरलाइन कर देना यहाँ से. इन अकॉर्ड ये बाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड मस्ट अपीयर एज द इंक्रीज इन प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड. अब नेक्स्ट पैरा में लिखना, प्रेशर एनर्जी एक्सर्ट ए फोर्स, प्रेशर एनर्जी एक्सर्ट ए फोर्स P1A1, pressure energy exert a force P1A1 on the liquid at the end A. Pressure energy exert a force P1A1 on the liquid at the end A, capital A. The liquid leaves a distance. The liquid leaves a distance V1 in 1 second. Liquid leaves a distance V1 in 1 second at the end A. क्या लिखा है यहां पर? द लिक्विड लीव्स की जगह कवर्स लिख दो. लिक्विड कवर्स ए डिस्टेंस V1 in 1 second at the end A. Hence work done, hence लिखो भी समझाते हैं. hence work done per second on the liquid, hence work done per second on the liquid at the end A, hence work done on the liquid at the end A is equal to P1A1 V1. हाँ जरा समझें, प्रेशर में जब एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा? फोर्स. ठीक, इतना फोर्स लग रहा है कहां पर? प्रेशर की वजह से ए पर लग रहा है ना. और इन्होंने क्या किया? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम को ले लिया 1 सेकंड, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई? V1 के. आप समझ में आ गया? तो ये क्या निकाला है? वर्क डन पर सेकंड. समझ में आ गई बात ना? ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गई डिस्टेंस V1, 1 सेकंड में चली हुई. ठीक, आगे लिखें, द लिक्विड रीच द एंड B, लिक्विड रीच द एंड B अगेंस्ट द प्रेशर P2, लिक्विड रीच द एंड B अगेंस्ट द प्रेशर P2 and liquid covers a distance V2. Liquid reach the end B against the pressure P2 and liquid covers a distance V2 in 1 second. ठीक इसी तरह से यहां पर इधर को प्रेशर कितना पड़ रहा है? P2, तो इसके अगेंस्ट में यहां वर्क डन कितना होगा? A2 V2, और डिस्टेंस कितनी चली 1 सेकंड में? V2. समझ गए ना? तो लिखें, liquid reach the end B against the pressure P2 and liquid covers a distance V2 in 1 second, hence work done per second by the liquid, hence work done per second by the liquid at the end B, work done per second by the liquid at the end B, P2 A2 V2. अब नेक्स्ट पैरा में लिखना, नेट वर्क डन बाई प्रेशर, नेट वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी, नेट वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी इन मूविंग द लिक्विड
नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इन मूविंग द लिक्विड फ्रॉम एंड ए टू बी, फ्रॉम एंड ए टू बी in 1 second. P1 V1 A1 माइनस P2 V2 A2, ये प्रेशर एनर्जी से नेट वर्क डन हुआ। इसमें A1 B1 और A2 V2 इज इक्वल टू आप प्रूफ कर चुके हैं m बाई रो, कर चुके हैं ना अभी प्रूफ। तो बाई इक्वेशन 1 लिख दो, P1 A1 B1 इसकी जगह m बाई रो इसे कॉमन ले लो और P1 माइनस P2 हो गया। बाई इक्वेशन 1 लिख दें, बाई इक्वेशन 1 यानी A1 B1 A2 V2 की जगह m बाई रो डाल दिया, लिखा। ये नेट वर्क डन बाई लिक्विड हो गया, किसके द्वारा है? प्रेशर के द्वारा, ठीक है, नेट वर्क डन बाई प्रेशर। ठीक, अब नेक्स्ट पैरा में लिखें, व्हेन मास ऑफ लिक्विड flows in 1 second, when mass m लिखना, when mass m of liquid flows in 1 second from A to B, from A to B, its height increases h1 to h2. When mass m of the liquid flows in 1 second from A to B, its height increases from h1 to h2. Therefore, increase in potential energy. Therefore, increase in potential energy per second. Therefore, increase in potential energy per second. mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन ले लें, h2 माइनस h1, mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1, यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh2, वहां पर mgh1, ठीक, दोनों का डिफरेंस ले लिया, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। आगे फिर लिखा नेक्स्ट पैरा में, फर्दर मास m ऑफ द लिक्विड mass m of the liquid flows in 1 second from A to B. Its velocity increases from V1 to V2. Its velocity increases from V1 to V2. Hence, increase in kinetic energy per second. Hence, increase in kinetic energy per second. Half m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब लिखें नेक्स्ट पैरा में, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। और दोनों इक्वल करके इनको इक्वल कर दें। देखिए ये है वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल कर दो। लिख ली। यहां जरा एक बात समझ लेना इस पॉइंट पर, देखो किसी किसी बुक में ये पाइपलाइन नीचे बनाई गई है, तो जरा ध्यान देना,
जब ये नीचे बनेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। तब इन्होंने यहाँ क्या किया है कि mgh1 माइनस h2 किया, लेकिन डिक्रीज होने की वजह से माइनस लगा दिया, तो उससे बात यही आएगी। आप समझ गए बात। अगर ध्यान रखना, अगर ऊपर बनाए तो इंक्रीज, नीचे बनाए तो डिक्रीज, लेकिन फिर नेगेटिव लगा देना, एक्सप्रेशन यही बनना है। और सुने, कहीं कहीं पर यह भी किया गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रैक्टिकली मालूम क्या होती है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तब उन्होंने क्या किया कुछ बुक्स में कि प्रेशर एनर्जी से वर्क डन निकाला, ग्रेविटी से वर्क डन निकाला, और इन दोनों वर्क डन को प्लस करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी गए कहीं कहीं पर है, ठीक। लेकिन बहरहाल इसमें इतना ध्यान रखना, अब वन वन टर्म्स एक तरफ कर लो, टू वाले एक तरफ, मास कैंसिल कर दो और ड्राइव हो जाएगा। P1y रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2y रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट पर कांस्टेंट हो गई है, इसका मतलब ये हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी। ये किस फॉर्म में आ गई एनर्जी कंजर्वेशन बर्नौली थ्योरम की, पर यूनिट मास। यहां से पता लग जाता, काइनेटिक देख लो पता लग जाएगा, पोटेंशियल देख लो mgh है ना, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्लोइंग लिक्विड में आपने दो पॉइंट पर ये ड्राइव किया है, इसका जनरल मीनिंग ये हुआ कि P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, नीचे लिख दें, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। बाकी इसमें रो को मल्टीप्लाई कर दें तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी ना, वो आपको मालूम है यहाँ पर जो है, और हेड के टर्म्स में भी लिखी जाती है, उसको कल कराते हैं, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, इसमें हमने आज आपको बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन किया है, और जो 3 टाइप्स की एनर्जी हैं वो लिखा दी हैं, और कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।